application. This application is filed by a poor person who cannot pay the court fees to start a civil suit. Under Order 33 CPC, if someone is truly poor, called an indigent person, the court can allow them to file the suit without paying the court fees initially. Section 151 CPC gives the court extra power, inherent power, to do what is fair and just, to make sure the indigent person is not denied justice due to lack of money. ठीक है। देखिए, अब जो बात हो रही है ना आज, वो हो रही है इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, उसको डिफाइन किया है ऑर्डर 33 सीपीसी के अंदर, जिसको हम रीड करते हैं सेक्शन 151। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 151 सीपीसी के अंदर क्या होता है। अब इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, उस पर्सन को कहते हैं इंडिजेंट पर्सन जो कोर्ट फीस देने में असमर्थ हो, जो कोर्ट फीस नहीं पे कर सकता, हु कैन नॉट पे द कोर्ट फी। ठीक है, तो वो इंडिजेंट पर्सन में आता है। उसकी कुछ कंडीशन भी रहेंगी। अब कोर्ट ऐसा तो नहीं है कोई भी बंदा बोलेगा कि जनाब मैं कोर्ट फीस नहीं भर सकता और उसको अलाउ कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ उसकी कंडीशन रखी जाएगी कि कोर्ट किस शर्तों पे मानेगा कि वो इंडिजेंट पर्सन है, क्या क्या उसे एप्लीकेशन दे, क्या क्या उसे एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर ये थ्योरी और आज का हमारा ड्राफ्ट है। तो इसको हम रीड करते हैं हमेशा 151 के साथ, क्योंकि इनहेरेंट पावर तो कोर्ट के पास है ना। जब तक कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज नहीं करेगा तब तक तो नहीं होगा। अदरवाइज तो कोई भी बोलेगा कि मेरे पास तो कोर्ट फीस नहीं है। कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए, नेसेसरी लगना चाहिए कि ये चीज नेसेसरी है, तब उसको इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा। जी पढ़िए अकॉर्डिंग टू से। According to Order 33 CPC, a person is indigent if they do not have enough money, excluding protected property and the subject matter of the suit, to pay the court fee. Or, second, no court fee is prescribed and they do not own property worth more than rupees 1000 besides exempted property. This ensures justice is available even to those with no money. अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑर्डर 33 के अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन हो सकता है इंडिजेंट पर्सन। कह रहा है इफ दे डू नॉट हैव इनफ मनी, अगर उसके पास इनफ मनी नहीं है, एक्सक्लूड प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट टू पे द कोर्ट फी। अब देखिए जी, अगर मान लीजिए किसी के पास एक अपना छोटा सा घर ही हो रहने के लिए, सपोज कीजिए कोई स्लम में रहता हो, या फिर हम जैसे बंदे हैं जिसके पास एक घर हो, अब उसको तो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया इस चीज से, इंडिजेंट पर्सन से। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, उसके पास एक घर ही है, तो ऐसा नहीं बोलेगा कोर्ट फी उसे कि आप एक काम करिए, आपके पास तो अपना घर तो है ही, आप उसे क्यों नहीं बेचिए आ रहे कोर्ट फीस भरने के लिए। ऐसा नहीं करते हैं। प्लस अगर कोई भी उसके पास आइटम या कोई प्रॉपर्टी है जो 1000 रुपए से ऊपर है, तो वो कोर्ट फीस भरेगा। ठीक है ना, आगे पढ़िए। According to Order 33, Rule 2 CPC, the application must include: first, basic case detail, name of the applicant, plaintiff, name of the defendant, brief description of the dispute or case. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑर्डर 33 रूल 2 सीपीसी के अंदर क्या क्या करेंगे, बेसिक डिटेल होगी। जो एप्लीकेंट है, जो प्लेंटिफ है, जो अप्लाई कर रहा है कोर्ट के आगे, नेम ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का नाम क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। याद रखना इसी वाले इसके अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है डिस्प्यूट का और केस का। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। Statement of indigency. Explain why the applicant cannot pay court fees. Example: no job, low income, no property. अब देखिए अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है तो वो एक्सप्लेन करेगा व्हाई ही इज इंडिजेंट, क्यों उसके पास पैसे नहीं है, या फिर क्या वजह रही है कि वो कोर्ट फीस नहीं भर सकता। ठीक है, जो एप्लीकेंट है वो क्यों कोर्ट फीस नहीं भर रहा है, या तो उसके पास जॉब नहीं होगी, या फिर बहुत कम इनकम होगी, या फिर वो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं होगी उसके पास। नेक्स्ट। Third, property details. Attach a schedule list of any movable or immovable property owned with estimated values. अब देखिए कि प्रॉपर्टी जो भी होगी उसको अटैच करेंगे, मतलब क्या क्या उसके लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके पास। सपोज कीजिए उसके पास एक एक बाइक है, एक स्कूटर है, एक गाड़ी भी है ना, जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो दो घर है, एक जिसमें वो खुद रह रहा है, एक जिसमें वो किराएदार रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किराएदार रखा हुआ है किसी ने तो किराया भी आता होगा, तो इंडिजेंट पर्सन तो नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना बात को। और उसका अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मतलब कि उसके पास 1000 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो नहीं वो इंडिजेंट पर्सन है। वो मतलब कि अपना खर्चा वगैरह उठा रहा है, तो वो कोर्ट फीस ही भर सकता है, तो वो इंडिजेंट पर्सन नहीं खिलाया जाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, शेड्यूल से अटैच किया जाएगा क्या क्या है उसके पास। नेक्स्ट। Verification and signature. The application must be signed and verified like other court pleadings. ठीक है, वैसे जैसे हर किसी कोर्ट कोर्ट प्लीडिंग में हम साइन वगैरह करते हैं, वेरीफाई करके वैसे ही होगा। नेक्स्ट। Procedure after filing the application.
First, the court may ask a ministerial officer to check the applicant's financial status. अब देखिए, जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होता है ना, वही होता है, जैसे क्लर्क वगैरह हो गए या फिर जो भी कोर्ट का काम संभालते हैं ना, जो जो बेसिकली जज के नीचे होते हैं। अब जज तो ऑर्डर कर देंगे कि आपको ये करना है। सपोज कि जज ने ऑर्डर करा कि भाई इनकी प्रॉपर्टी देख के आइए कि क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इनके पास या नहीं है। तो जो कोर्ट के नीचे क्लर्क वगैरह होते हैं और जो भी कोर्ट पर्सन होते हैं, उनको कहते हैं मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, जो चेक करते हैं। बेसिकली वो चेक करते हैं कि एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट। The court gives notice to the defendant and the government pleader. ठीक है, जो कोर्ट क्या होगा कि नोटिस भेजेगा डिफेंडेंट को और गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? जो गवर्नमेंट के केस वगैरह को लड़ता है, जो भी गवर्नमेंट के पास केस आते हैं। नेक्स्ट। Third, a hearing take place where both sides can present evidence on whether the person is truly indigent. कह रहा है कि हियरिंग कब होगी? जब दोनों साइड के जो क्या कहते हैं चीजों को पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, एविडेंस वगैरह कि पर्सन सही में इंडिजेंट है या नहीं है। The court then either allows or refuses the application. अब देखिए, कोर्ट की डिस्कशन की पावर है, डिस्कशन पावर है उनके पास, तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि अब उनकी एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए या फिर रिफ्यूज किया जाए। If नेक्स्ट। the application is allowed, first the application becomes the plaint of the suit and the suit is treated as validly filed even though no court fee was paid at the beginning. कह रहा है कि अगर अलाउड हो गई तो उसको प्लेंट बना देंगे, सूट बना देंगे और ट्रीटेड करेंगे जैसे कि वैलिड वैलिड है वो। वैलिडिटी दे देंगे उसे कि उस कोर्ट फीस बाद में पे करेंगे, बिगिनिंग में नहीं पे करी पिछली। ठीक है, तो कोर्ट फीस उसकी नहीं रही है अभी। फिर क्या कह रहा है? Sec- हाँ, चलिए आप बताओ। Second, the plaintiff now continues the suit without paying court fees or process fees. देखिए, प्लेंटिफ क्या होगा कि कंटिन्यू करेगा सूट को, जो भी उसने केस फाइल करा है, कोई भी बिना फीस को भरे हुए, ना कोई प्रोसेस फीस भरी है उन्होंने, ना ही कोई कोर्ट फीस भरी है। नेक्स्ट। If the court refused application, first the court may grant time to pay the required court fee instead, and the suit will be treated as filed on the date the application was presented once the fee is paid. Order 33, Rule 15A. देखिए क्या कह रहा है, अगर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, क्या कह रहा है, कोर्ट में ग्रांट टाइम टू पे द रिक्वायर्ड कोर्ट फीस इंस्टेड एंड द, कह रहा है कि मतलब कि कोर्ट ना उसको कुछ टाइम देगा कि आप कोर्ट फीस भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंड द सूट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइल्ड ऑन द डेट, ऑन द डेट द एप्लीकेशन वाज रिप्रेजेंटेड वंस द फीस पेड। या फिर कब उसको मानेंगे? जब वो कोर्ट की फीस पे कर देगा। ये कहाँ लिखा है? ये ऑर्डर 33 रूल 15A में लिखा है। नेक्स्ट। Second, an applicant cannot file another identical application for the same suit, but they can file the suit in the normal way by paying court fees. देखिए, कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है ना, वो ऐसा नहीं है कि कहीं और कहीं पे जाकर आइडेंटिकल सेम सूट को कहीं और अप्लाई कर दे, है ना, फिल कर दे कि भाई मेरे को तो क्या कहते हैं अपनी कोर्ट फीस नहीं बनी, तो किसी और कोर्ट में क्यों ना आजमाया जाए। ऐसा नहीं है, बट हाँ वो ये कर सकते हैं कि भाई नॉर्मल जो वे है कोर्ट फी पे करके केस करने का, वो कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल छोटा सा देखिए। Example: Ravi is a poor daily wage worker. He wants to sue a contractor for unpaid wages of 50,000. The court fee for this suit is rupees 5,000, which Ravi can't afford. Ravi files an application under Order 33 CPC to sue as an indigent person, stating his income and inability to pay fees, a short description of his claim for unpaid wages, his signature and verification. ठीक है, देख कह रहे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक रवि नाम का बंदा है जो डेली वेजेस है, पुअर आदमी है, बहुत ही गरीब आदमी है। ठीक है, वो केस करना चाहता है किस पे? किसको सू करना चाहता है? कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि अनपेड सेलर हो चुका है। अनपेड सेलर कौन होता है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको जल्दी पढ़ लीजिएगा, लेबर लॉ में। कह रहा है कि 50,000 का केस है टोटल। अब उसकी कोर्ट फीस बनती है 5,000 रुपये, बट भाई जो रवि साहब है अपने, वो फीस नहीं भर सकते हैं। तो रवि साहब ने क्या करा, फाइल कर दी एक एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 33 के अंदर, सीपीसी के अंदर, यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वो अपनी इनकम का सबूत दिखाएंगे कि वो क्यों इन एबिलिटी है, उनको क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे अपने क्लेम के बारे में। ठीक है, फिर अपने डिस्क्रिप्शन सिग्नेचर और वेरिफिकेशन कर देंगे। नेक्स्ट। At the hearing, the court verifies Ravi's financial status and finds he cannot pay the fee. Second, the court allows the application. The application becomes the plaint and Ravi's suit proceed without payment of court fees. सिंपल सी चीज, कह रहे हैं कि कोर्ट वेरीफाई करेगा रवि की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइंड करेगा वो पे कर सकता है नहीं कर सकता।
ठीक है, अलाउ कर देंगे अगर एप्लीकेशन को, तो जो रवि है वो प्लेंट को फाइल कर सकता है, वो सूट उसका फाइल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ तक आप लोग एक बार बताइए मुझे, किसी को भी कोई भी इशू हो। मैं एक बार कैमरा भी खोल लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत छोटा सा इसका ड्राफ्ट बनता है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप लोगों को ना समझ में आए। यहाँ तक समझ में आया तो हम आगे बढ़े ड्राफ्ट की ओर। सर, हाँ जी प्रीतेश बताइए। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, प्रीतेश। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम अभी इंडिजेंट इंडिजेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और कल को मतलब कोर्ट ने अग्री कर दिया, और कल को अगर हम पैसे कमा लेते हैं कुछ, तो कोर्ट हाँ वो जी। पैसे मांगेगा? जैसे आपकी जो मैं बात समझ पा रहा हूँ, आपने बोला कि अभी मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, राइट? राइट नाउ, जी सर। है ना? अभी आप कह रहे हैं कि अभी मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बट कल को मेरा पैसा आ गया तो कोर्ट पैसा मांगेगा, ऐसा कुछ ना? ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं यस सर, प्रीतेश? यस सर, यस सर, एग्जैक्ट। ठीक है ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं हूं और मैं इंडिजेंट पर्सन हूं, मैंने एज ए इंडिजेंट पर्सन के तौर पे एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कोर्ट के अंदर। अब जब मैंने कोर्ट के अंदर फाइल करी है तो उन्होंने सब कुछ वेरीफाई करा है ना कि मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ। विदाउट एनी जी। वेरिफिकेशन तो अलाउड नहीं करा है मेरे को, क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन ही मैंने लगाई है कि मेरे को एज ए इंडिजेंट पर्सन अलाउ कीजिए ताकि मैं केस कर सकूं, स्यू कर सकूं, मेरे पास पैसा नहीं है कोर्ट फीस भरने के लिए। ठीक है, जब वो एप्लीकेशन अलाउड हो गई है तो उसके बाद कोई भी ऐसी क्या कहते हैं, नहीं होता, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन दोबारा। अगर ऐसा सोच लीजिए सर कि वो सूट अभी है प्रोसीडिंग में, हाँ। और उसी उसी बीच मेरे क्लाइंट ने कोई काम ढूंढ लिया। ठीक है। अ, मान लीजिए सर कि ऑटो ही चलाने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा, उसने बना लिया अपना कनेक्शन। ठीक है। तो सर उसमें क्या सोचता है कोर्ट? देखिए उसमें जो अपोजिट पार्टी वो बोलेगी ना कि ये तो इंडिजेंट पर्सन है ही नहीं। समझ रहे हो? आपका वकील, आप अपने अपने क्या कहते हैं हाँ क्लाइंट के हाँ अगेंस्ट थोड़ी चले हाँ। जाओगे कि नहीं जनाब पैसा आ गया, इससे पैसे भरवाओ। सामने समझ रहे वाला हैं? बोलेगा। हाँ, सामने वाले को प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर कोर्ट को कहीं से पता लग गया, कोर्ट अपने क्या कहते हैं कोर्ट को दोबारा क्या कहते हैं ऐसा अनुभव हो कि ये जो है बंदा गलत है और इनने गलत तरीके से एप्लीकेशन फाइल किया था, हमसे मिसचीफ करा है इन्होंने, झूठ बोला है, तो बात अलग है। बट जी। अगर एक बार एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई है तो फिर क्यों करेंगे? और बाद में अगर मान लीजिए कोर्ट खत्म होने के बाद, केस के बाद कितना ही पैसा आता है, किसी को क्या मतलब है? नहीं सर, नो मिसचीफ। मतलब मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से वो दो पैसे कमाने लग गया, हम्म। तो कोर्ट का क्या स्टांस होगा? मतलब वो फिर उनको बोलेगी कि अब आप 30,000 कमाने लगे हो तो आप 2,000 तो भर वो ही सकते हो। देखिए वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, जैसे हमने बताया ना 151 वाला सेक्शन आपको जो बताया, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे टोटली, वो हाँ, केस वो टू तो केस बहुत वेरी करता ब्रॉड है। है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर वो केस ही उसका 5 करोड़ का है ना, और उसकी फीस ही मान लीजिए जो कोर्ट फीस है वो भर जाती है 15 या 50 लाख रुपए, और बंदा ऑटो चला के 50 लाख रुपए तो नहीं भर सकता, सबको पता है। ओ। तो कोर्ट उसको वैसे भी नहीं हाँ। बोलेगा। समझ रहे हैं? वो कोर्ट अब टू समझा। वो केस टू केस वेरीफाई करता, वेरी करता है कि कितना कितने पैसे का केस है, कितनी उसकी कोर्ट फीस बनती है। क्योंकि कहीं भी जो सिविल में जो कोर्ट फीस बनती है ना, वो केस के अकॉर्डिंग बनती है कि कितने का मैटर है वो। ठीक है। ओके सर, गॉट इट। और किसी का कोई डाउट इससे रिलेटेड? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। रिवांश इसको प्लीज रीड करिए एक बार। Application to sue as an indigenous person in the court of dash Rohini Court District dash Delhi, suit number dash of dash. In the matter of X, plaintiff name, son of रेसिडेंट। resident of New Delhi, applicant या plaintiff versus Y, defendant name, son of resident of New Delhi, respondent या defendant. Application under Order 33 read with Section 151 of the CPC 1908. Most respectfully show it. First, that the applicant has filed the above title suit which is pending disposal before this honorable court. Second, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार एक एक करके समझा देता हूँ एक बार। कह रहे दैट द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड द अबव टाइटल सूट व्हिच इज पेंडिंग डिस्पोजल बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन जो फाइल कर सके इसी सेम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, जो पेंडिंग है अभी, मतलब कोर्ट का निर्णय आने के लिए उसका रुका गया है, वेट कर रहा है ना, फाइनल ऑर्डर नहीं आया, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, पेंडिंग है। नेक्स्ट पढ़िए। second, that the content of the accompanying suit may kindly be read as a part and parcel of this application, which are not repeated here for the sake of brevity. देखिए
अब वो कह रहा है कि जितना भी हम लिख मतलब कि बता चुके हैं है ना, लिख चुके हैं, जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो दोबारा हम उसको नहीं लिखेंगे, हम क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है, ऑलरेडी लिख चुके हैं उसको, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं कर चाहिए क्योंकि इससे कोड का टाइम वेस्ट होता है, इसलिए लिखते हैं सेक ऑफ ब्रेविटी। Third, नेक्स्ट। that the applicant is an indigent person and has no movable or immovable property and has no source of income, therefore is unable to pay the requisite amount of court fee stamp as required by the law. कह रहे जो हमारा एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है इस एप्लीकेशन को, वो एक इंडिजिन पर्सन है, उसके पास ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, और वो फीस को पे करने के अनेबल है। तो जो रिक्वायर अमाउंट है कोर्ट फीस के लिए, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी रिक्वायर अमाउंट है वो नहीं भर सकता हूँ। नेक्स्ट। Fourth, that the applicant undertakes to pay the entire court fee if the case is decreed in his favor. अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है। अब खुद ही जैसे भाई ने प्रीतेश ने पूछा था तो वो खुद भी एक लाइन लिख दी यहाँ पे कि अगर एप्लीकेंट कह रहा है कि अगर मैं जीत जाता हूँ ना जी केस ये, तो भाई मैं कोर्ट फीस दे दूंगा, क्योंकि पैसा तो आता ही है सिविल के केस में, तो पैसे दे दूंगा। नेक्स्ट। Fifth, that there are sufficient reason for the acceptance of the present application and for granting permission to the applicant to institute the present suit as an indigent person. कह रहे हैं दैट देयर आर सफिशिएंट रीजन, बहुत सारे सफिशिएंट रीजन है जिसके लिए आपको ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रेजेंट एप्लीकेशन को ग्रांट परमिशन ग्रांट करने चाहिए, ताकि भाई वो एज ए इंडिजिन पर्सन सूट को प्रेजेंट करता है। लास्ट। Prayer. It is therefore most respectfully prayed that the Honourable Court may a. allow to sue an indigent person in the interest of justice, b. to pass such further order directions as it may deem fit and proper. ठीक है जी, आप प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर में पहले तो हमने जब लाइन कल 2 3 दिन से देखी रहे, इससे आप लोग अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं हमारे साथ, कि इट इज देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर टू द हॉनेबल कोर्ट, मतलब इस माननीय अदालत से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो प्रेयर है, वो क्या हमारी प्रेयर है, जिसे हम भगवान से प्रेयर करते हैं वैसे ही है। अलाउ टू स्यू एज एन इंडिजिन पर्सन, जी अलाउ कीजिए, ऑनेबल कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करें अलाउ कीजिए एज ए इंडिजिन पर्सन को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ताकि जस्टिस मिल सके, टू पास सच फर्दर ऑर्डर, कोई भी और भी ऑर्डर आप पास कर सकते हैं जो भी आपकी समझ में लगे, ताकि जो हमारा क्लाइंट है या फिर जो इंडिजिन पर्सन है उसे इंसाफ मिल सके, मिल सके, एज इट मे डीम फिट एंड प्रॉपर। भाई वो उसके लिए जो आप जो क्या कहते हैं डिसीजन लेंगे वो सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो उसके इस केस को जीतने के लिए सही रहे। ठीक है। फिर यहाँ पे डेट में हमारी डेट आती है, जो भी डेट होगी वो आ जाएगी। सपोज करते हैं आज 22 जैन है, प्लेस में दिल्ली आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट है, जो प्लेंटिफ है हमारा, उसका साइन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना, साइन आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ एडवोकेट के साइन हो जाए आ जाएंगे, उसका एड्रेस स्टैम्प वगैरह लग जाता है। तो देखिए एक चीज और है, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये पेपर में ना, पेपर में लिख के आना, और ना ऐसा आप जब ड्राफ्ट बनाए तब, क्योंकि आपको एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा। एफिडेविट होता है इसलिए कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही है और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, उसमें साइन वगैरह होते हैं, तो आप उसको एफिडेविट को ही बनाएंगे जब आप ये वाला ड्राफ्ट बनाएंगे। बस ये लाइन मत लिख देना, अगर पेपर में भी लाइन लिखेंगे तो भले ही हो सकता है आपको 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट ये ड्राफ्ट अगर बना के लाएंगे तो 3 से 5 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, अगर आप उसका एफिडेविट बनाए थे। ठीक है।